दिन के उजाले की तस्वीर आपको ध्यान से देखने और समझने की जरूरत है, क्योंकि जो नाली यहां से बह रही है दोनों साइड घर है। लेकिन दिन के उजाले में यह चीज इतनी शांत नजर आ रही थी। देर रात या कहें शाम के वक्त यहां पर कुछ इस तरीके से वारदात को अंजाम दिया जाता है, जहां पर एक 12 साल की लड़की के गले को इस तरीके से दबाया जाता है कि उसकी आंखें बाहर आ जाती हैं, गले के अंदरूनी हिस्से टूट जाते हैं, जगह जगह उसके शरीर पर दांतों के निशान थे। मानो ये कि किसी इंसान ने नहीं, किसी जानवर ने उस बेटी या बच्ची का रौंदा हो, उसे काटा हो, उसे खाने की कोशिश की हो। लड़की ने बचने की बेहताशा कोशिश की, लेकिन जबरन उसे घसीटा गया, उसे रौंदा गया। पीठ पर अलग अलग जगह उसके निशान बन चुके थे, छिल चुका था। जब डॉक्टरों के पोस्टमार्टम के लिए जब लाश पहुंचती है तो डॉक्टर भी घबरा जाते हैं। लेकिन पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल कि उस लड़की के पीछे या जिसने रेप या हत्या जैसी वारदात को अंजाम दिया, वो आखिर कौन था। रेपिस्ट को हर कोई जानता था, आस पड़ोस में रहने वाला वो रेपिस्ट था जिसने पुलिस को हर बार चैलेंज किया कि आप काम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जब खाकी वर्दी वालों ने पीछे मुड़कर देखा तो पता लगा कि जो शख्स चढ़ बढ़कर उन्हें धमका रहा था, असल में वही रेपिस्ट था। क्या है पर्दे की पीछे की कहानी, जानेंगे इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए। तो बिहार के सासाराम की इस वारदात ने हर किसी को हिलाकर रख दिया है, क्योंकि एक 12 साल की बच्ची की लाश जब नाले किनारे एक सुनसान गली में पड़ी हुई मिलती है तो हर किसी की चीखें निकल जाती हैं। जिस तरह से शुरुआत में मंजर जो दीपक ने बताया कि बच्ची की लाश किस अवस्था में थी, वो देखकर हर किसी का दिल पसीज गया कि उस मासूम सी बच्ची के साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है। पहली नज़र में पुलिस को लगता है कि शायद ये 2 से 3 लोग हैं, उन्होंने मिलकर इस काम को अंजाम दिया है। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है तब जाकर एक शख्स का नाम आता है और पता लगता है ये वही आदमी है जिसने दावा किया कि उसने सबसे पहले बच्ची की लाश देखी। ये वही आदमी है जो रो रो कर इस पूरे गांव में नाटक कर रहा था बच्ची को के आरोपी को तलाशने के लिए। और आखिरकार जब भांडा फूटता है तो पता लगता है कि जो बार बार रो रहा था, जिसके आंसू निकल रहे थे, उसी ने उस बच्ची को दर्द दिया है। दरअसल होता कुछ ऐसा है कि ये जो बच्ची है ये 5th क्लास में पढ़ती है, माफ़ करिएगा 6th क्लास में पढ़ती है, और इसके घर में इसका एक भाई भी है और माँ बाप हैं। अब जो डेली का रूटीन की अगर बात करें तो दोनों बच्चे स्कूल जाते थे, इसके बाद ट्यूशन जाते थे करीब 5 बजे के आसपास। लेकिन जो लड़की है जो 6th क्लास में है और इसका जो भाई है, दोनों के जो ट्यूशन सेंटर हैं थोड़े अलग अलग हैं, कुछ दूरी पर हैं। अब लड़की 5 बजे ट्यूशन जाती है और करीब 7 सवा 7 के आसपास उसकी क्लास छूटती है। वो बाहर निकलती है, अपनी सहेलियों से कुछ बातें करती है और इसके बाद वो अपने भाई को लेने, क्योंकि रोज़ इस लड़की का ये रूटीन था कि ये जब भी ट्यूशन में जाती और उसके बाद जब इसकी छुट्टी होती तो ये अपने भाई के कोचिंग सेंटर जाती, वहाँ से अपने भाई को रिसीव करती और फिर दोनों बड़े ही आराम से अपने घर पहुँचते। अब उस रोज़ क्या होता है, ये पूरी जो वारदात जिस दिन घटी थी उस दिन बच्ची निकल तो जाती है लेकिन काफ़ी देर तक अपने भाई के ट्यूशन सेंटर नहीं पहुंचती। अब जब भाई को लगता है कि बहन अभी तक नहीं आई तो उसे समझ में आता है कि शायद वो घर चली गई होगी, और इसी के आसपास यानी 7:30 7:45 के आसपास जो भाई है वो घर पर पहुंच जाता है। अब जब भाई अकेला घर पर पहुंचता है तो माँ बाप पूछते हैं कि दीदी कहाँ है। इस पर वो बोलता है कि दीदी घर नहीं आई, आज कोचिंग सेंटर में तो वो मुझे दिखी नहीं। अब परिवार को बहुत डर लगता है, क्योंकि 12 साल की बच्ची थी, सबको डर लगता है कि अचानक कहाँ जा सकती है, छोटा सा गांव है, हर किसी को वो जानते हैं, जाएगी भी तो कहाँ जाएगी, भाई को लिए बिना तो आज तक उसने ऐसा कभी किया नहीं। तो परिवार ढूंढने निकलता है, हर कहीं छानबीन होती है, हर कहीं पता लगाने की कोशिश की जाती है। और तभी एक शख्स चिल्लाते हुए उस गांव में भागता हुआ आता है गली से और बोलता है कि नाले किनारे एक बच्ची की लाश पड़ी है, जल्दी चढ़ो, उसके कपड़े फाड़ दिए गए हैं, खून बह रहा है। और एक शख्स जब ये चिल्लाता है तो सामने से, जो आपने गली शुरुआत में देखी, इसी गली में सामने से 2 शख्स गुजर रहे होते हैं। वो जैसे ही चीज़ देखते हैं वो वहाँ पर पहुँचते हैं और बच्ची को देखकर वो पहचान जाते हैं कि वो बच्ची है तो है किसकी। अब फ़ौरन उनके माँ बाप के घर पहुँचा जाता है, वहाँ पूरी कहानी बताई जाती है। तो वहाँ पहले से ही बच्ची को ढूंढने के लिए प्लान चल रहा था, बच्ची को ढूंढा जा रहा था, आस पड़ोस में पता किया जा रहा था। अब जब लोगों ने जाके बताया तो माँ की हालत आप यूँ समझ से बदतर हो जाती है। उस माँ का कलेजा काँप उठता है जब उन्हें पता लगता है कि बेटी गायब है और एक लाश मिली है, और जो लोग थे वो बता रहे थे कि वो आपकी बेटी की लाश है। अब पूरे गाँव वाले यूँ समझिए वहाँ पर इकट्ठा होते हैं और जैसे देखते हैं नाली के पास तो उन्हें 12 साल की उसी बच्ची की लाश मिलती है, जिसके कपड़े जो हैं वो फटे हुए थे और साफ तौर पे दिखाई देता है कि उसका गला पूरी तरीके से दबा हुआ था, आंखें बाहर निकली हुई थी, हाथ पैर से खून
कहीं ना कहीं लगा हुआ था, जख्म था और प्राइवेट पार्ट से ब्लीडिंग हो रही थी, खून बहता जा रहा था। ये देखकर जो माँ बाप हैं उनकी हालत ख़राब हो गई, उन्हें नहीं समझ में आया कि वो करें तो करें क्या। लेकिन इसके बाद वहाँ पर जिस शख्स ने सबसे पहले बच्ची को देखा, याद रखिए मैं बार बार कह रही हूँ, जिस शख्स ने सबसे पहले बच्ची को देखा आपको बाद में पता लगा था वो है कौन, उसने और साथ ही जो 2 लोग और आए थे उन्होंने मिलकर बच्ची को फ़ौरन अस्पताल लेकर जाते हैं। और डॉक्टर्स जैसे बच्ची को देखते हैं उनकी भी हालत ख़राब होती है, कहती ये मतलब किस तरह का केस है, हम बच्ची को ठीक करें तो करें कैसे। लेकिन जब बच्ची को डॉक्टर्स को सौंपा जाता है, डॉक्टर्स चेक करते हैं तो बताते हैं कि बच्ची की मौत हो चुकी है, उसकी सांसें थम गई हैं और पहली नज़र में देख के लगता है कि उसके साथ रेप किया गया है। पुलिस को बुलाया जाता है, हर एक जगह का नुमाइना कराया जाता है। तो अब आपको मैं एक चीज़ दिखाती हूँ, ये जो आपने शुरुआत में तस्वीर देखी, एक बार आप क्राइम सीन को समझिए और उस वारदात को समझने की कोशिश कीजिए कि बच्ची के साथ हुआ क्या। दरअसल 7:15 के आसपास जब बच्ची अपने ट्यूशन से निकलती है तो आप ये जो गली देख रहे हैं ना, यहाँ पर अगर आप घर देखेंगे तो दोनों तरफ घर बने हुए हैं, लेकिन उनके जो दरवाजे हैं वो दूसरी ओर हैं। इस साइड कोई भी दरवाज़ा नहीं है, कोई भी खिड़की नहीं है जिसके आधार पर कोई भी शख्स यहाँ पर कुछ देख पाए। दूसरी साइड एक नाली दिखाई दे रही है, एक छोटा सा घर दिखेगा और साथ में कुछ जंगल या सुनसान जैसा एरिया है। बहुत ही पतली गली है और ये गली अक्सर सुनसान रहती है उस एरिया की और यहाँ पर ज़्यादातर लोग कई बार ट्रैवल करते नहीं दिखेंगे, बहुत कम ही इस गली से यहाँ इस गाँव के लोग गुजरते हैं। और ये जो पूरा इलाका है, जो पूरा एरिया आप देख रहे हैं नाली के पास का एरिया, यहाँ पर ये अनुमान लगाया गया पुलिस के द्वारा कि जब बच्ची सामने वाली मेन रोड से आ रही थी, ट्यूशन की तरफ जा रही थी, तब कुछ लोगों ने, क्योंकि तब तक पुलिस को नहीं पता था कि रेपिस्ट है कौन, तो उनका अनुमान था 2 से 3 लोग होंगे। तो पुलिस ने बताया कि शायद 2 से 3 लोगों ने मिलकर उस बच्ची को घसीटा, क्योंकि उसकी पीठ पर, उसके पैरों पर बहुत ऐसे पंजों के निशान हैं जिससे पता लग रहा है किसी ने फोर्सफुली उसे घसीटा है। उसके पीठ के जो कपड़े थे वो थोड़े से खुले हुए थे, फटने को हो गए थे, रगड़ आ गई थी, जिससे पता लग रहा है उसे कोई घसीट कर उस गली से लेकर गया है। और वहाँ ले जाने के बाद जो नाली किनारे जो सुनसान झाड़ियाँ बनी हुई हैं उसमें उस बच्ची को ले जाया गया, उसके साथ रेप किया गया, उसके कपड़े फाड़े गए और तो और उसको बेरहमी से मारा गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता लगेगा क्या होता है, लेकिन जो क्राइम सीन था अगर उस पर आप देखेंगे तो बहुत ही संकरी गली है और वहाँ पर जब लोग पहुँचते हैं तो उन्हें समझ में आया कि 10 से 12 फीट की दूरी पर बच्ची के चप्पल पड़े थे। यानी कि जब बच्ची को पकड़ा गया तब उसने जो पूरी ड्रेस पहनी हुई थी, जो जूते चप्पल उसके पैरों में थे, सब कुछ था, लेकिन जब उसे घसीट कर ले गए तभी वो जो चप्पल थी वो 10 से 12 फुट पर वहाँ पर गिर गई। तो इससे साफ तौर पर पुलिस ने कहा कि जो बच्ची है उसे घसीट कर ले जाया गया। इसके अलावा पहली नज़र में देख कर लग रहा था कि जो उंगलियां हैं ना वो छपी हुई थी उसकी गर्दन पर, उससे समझ में आ रहा था कि उसकी गर्दन को कितनी ज़ोर से दबाया गया है। और तो और जब लाश को देखा गया, जिसने भी देखा तो उन्हें समझ में आ रहा था कि नाखून से कोई दबाता है, अगर कोई खरोचता है, अगर चोटें लगती हैं तो पूरे उसकी छाती पर, उसकी पीठ पर हर जगह उस चीज़ के निशान साफ साफ नज़र आ रहे थे। और डॉक्टर्स ने भी ये देखते ही बोला कि इस बच्ची के साथ गलत काम किया गया है। और इस पूरे मामले में जो पिता हैं उन्होंने भी साफ कह दिया है कि हम चाहते हैं जो आरोपी है उसको गोली मारी जाए, उसके प्राइवेट पार्ट्स को काट दिया जाए, तमाम तरीके की बातें कर रहे हैं। और वो सब ये कह रहे हैं कि हमें नहीं पता, कैसे भी करके पुलिस रेपिस्ट को ढूंढे, कैसे भी करके पुलिस पता लगाए कि आखिर रेपिस्ट है कौन, क्योंकि सबका यही कहना है कि इस छोटे से गाँव में, इस एक ऐसे इलाके में आखिर उस बच्ची के साथ ये घटना कैसे घट गई। अब जब बच्ची को डॉक्टर्स को सौंपा जाता है, पोस्टमार्टम होता है, तो पोस्टमार्टम में तमाम तरीके की चीज़ें निकल के सामने आती हैं। मैं आपको बताती हूँ कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया, फिर आप आगे समझिएगा कि आरोपी तक पुलिस पहुंची तो पहुंची कैसे। दरअसल जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें पता लगता है बच्ची के शरीर पर 22 जगह नाखून के नोचने के गहरे निशान हैं, उसके नाखूनों में मिट्टी फंसी हुई थी, साथ ही साथ छाती, गर्दन, पीठ और कंधों पर अलग अलग ये निशान पड़े हुए हैं। ऐसा लग रहा है किसी ने बहुत ज़ोर से दबाया है, बहुत ज़ोर से काटा है। इसके अलावा ये पता लग रहा था कि जो बच्ची की गर्दन है उस पर उंगलियों के निशान दिख रहे थे, जिससे पता लग रहा है ज़बरदस्ती उसका गला दबाया गया। और तो और गर्दन अंदर की ओर धसी हुई थी और जो आंखें हैं वो बाहर की ओर निकली हुई थी। ये बाकायदा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा हुआ है, जिसे पढ़ने पर ही सिहरन पैदा हो जाती है। आगे जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने ये भी लिखा, उसमें मेंशन किया है कि अंदर जिस तरह से उसका गला दबाया गया बच्ची का, तो पता लग रहा है कि अंदर की जो खाल है वो पूरी तरह से फट गई थी। और तो और जो पर्पल और रेडिश रंग के जो ब्लड क्लॉट्स हैं वो दिख रहे थे, और साथ ही साथ जो पता लगा पहली नज़र में और पोस्टमार्टम से गला उसका दबाया गया है। इसके अलावा प्राइवेट पार्ट पर बहुत ज़्यादा चोटें पड़ी थी, ब्लीडिंग बहुत थी और अंदरूनी जो इंटरनल
एरिया होता है वहाँ पर टीयर मार्क्स मिले और इसके अलावा चोटें बहुत ज़्यादा गंभीर लगी थी बच्ची को, जिससे ये समझ में आया कि एक आदमी ने, किसी शख्स ने इसके साथ ज़बरदस्ती की, वो भी बेहद क्रूरता के साथ। वो गुस्से से भरा बैठा था, वो किसी ऐसी चीज़ से भरा बैठा था जिसका उसने बदला लिया उस बच्ची से, उस मासूम बच्ची से, और उसका रेप कर दिया। अब आप ये समझिए कि किस तरह से आरोपी जो है वो पुलिस की गिरफ्त में आता है, और तो और गिरफ्त में आने के बाद वो कुछ ऐसा कहता है जिससे उसकी मानसिकता का पता लगता है, जिससे पता लगता है कि उसने उस बच्ची के साथ ऐसा क्यों किया और क्यों वो इस बच्ची पर करीब करीब महीने भर से नज़र बनाकर बैठा हुआ था, और वो आरोपी आखिर है तो है कौन। देखिए, जो दरिंदा है या कहें शैतान है, जैसे मान लीजिए कोई जानवर भी किसी को चोट पहुंचाने की जब कोशिश करता है तो थोड़ी सी उसके अंदर रहमदिली होती है, वो सोचता है कि उसे ज़्यादा नुकसान ना पहुंचे। लेकिन यहाँ पर उपेंद्र राम, जिसकी उम्र 40 साल है, जब पुलिस उसके सामने पहुंचती है तो क्या कहता है? कहता है कि मेरी 40 की उम्र हो चुकी है जनाब, मेरी शादी नहीं हुई है और इसलिए मैं उस लड़की के साथ गंदी हरकत करने के लिए मजबूर हो गया था। बिहार पुलिस जब ये सारी बातें सुनती है तो उनकी दो कदम पीछे ले लेते, उन्हें लगता है कि जानवर किस तरीके का जानवर है, और बार बार माफी मांगता है कि जनाब मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दिया कीजिए। लेकिन जब पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेकर जाती है तो अब इसके बाद बारी थी सबूत जुटाने की, क्योंकि जब आरोपी को थाने लेकर आया गया तब आरोपी की जब पीठ को देखा गया तो पता लगा कि उसकी पीठ पर 10 अलग अलग जगहों पर नाखूनों के निशान हैं, और वो जो नाखून के जब निशान थे, जब फॉरेंसिक से उसका मिलाप करवाया गया तो पता लगा कि जो नाखून के जो निशान हैं ये उसी छोटी बच्ची के हैं, और वो नाखून के निशान इतने गहरे थे मानो बच्ची इस शैतान को अपने से दूर करना चाह रही थी, बचने की कोशिश कर रही थी। लेकिन इस जानवर ने, एक कहें किसी भी तरीके की, आप जो जानवर का नाम ले लीजिए, 4 पैरों वाला, उसने उस बच्ची का जब गला घोटा उसकी आंखें तक बाहर आ गई थी, दांतों से उसने उसके गालों को नोचना शुरू कर दिया। गर्दन पर, पीठ पर, शोल्डर्स पर, हाथ पर, हर जगह दांत से काटने के निशान थे। ये जानवर ही करता है, कोई इंसान नहीं करता। और तर्क क्या दे रहा था वो कि देखिए मेरी तो उम्र ही 40 की हो चुकी है और इतने दिनों तक मेरी शादी नहीं हुई तो मैं पागल हो गया था। ये उसके बयानात हैं। अब ये जो शातिर, जो अपराधी है, वो यही नहीं रुकता है, वो तुरंत जैसे उसे पता रहता है कि पुलिस तक बात पहुंच चुकी है, पुलिस वहां पर आ चुकी है, वो अस्पताल ले जाने के बाद, सोचिए एक रेपिस्ट, एक हत्यारा जिस विक्टिम को रेप करता है, उसका मर्डर करता है, उसके बाद उसे अस्पताल भी लेकर जाता है, पुलिस को फौरन मौका वारदात पर लेकर भी जाता है, दिखाता है कि कहां पर उस लड़की के साथ ये सारी चीजें हुई हैं, और फौरन जब देखता है कि मामला ठंडा पड़ता हो जा रहा है, पुलिस अपने अपने जगह पर जा चुकी है, परिवार वाले में रोना धोना मचा है, सबसे पहला काम वो घर जाकर क्या करता है? वो काम ये करता है कि अपने पैंट शर्ट को उठाकर रातों रात, इस ठंड की रात में, वो सबसे पहले उसे जाकर धोता है, खून के निशान को मिटाने की कोशिश करता है और उसे सुखाने के लिए तारों पर टांग देता है। अभी जब सारी जो मैं आपको चीजें बता रहा हूं, उसने भरसक कोशिश की कि खून के धब्बों को मिटाया जा सके, तमाम वो जो सबूत थे पुलिस के हाथ ना लग सके। लेकिन उस बच्ची ने अपने आप को बचाने के लिए जो जद्दोजहद की थी, पीठ पर अलग अलग जगह पर निशान बन चुके थे, और निशान चीख चीख कर गवाही दे रहे थे कि कोई और नहीं बल्कि उपेंद्र राम, जिसकी उम्र 40 साल है, वही उसका रेपिस्ट, वही उसका हत्यारा है। अभी जो उपेंद्र राम है, ये किस कदर जो दिमागी जो फितूर होता है इस लड़की के साथ जाति करने के लिए, वो महीनों भर से सोच रहा था, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इस लड़की से दोस्ती कैसी की जाए। पड़ोस में रहता जरूर था लेकिन किसी को शक भी ना हो, और इसलिए जब भी जो 12 साल की जो लड़की है अपने भाई के साथ ट्यूशन आया जाया करती थी, इसकी नजर पड़ चुकी थी। अब इसका मकसद था कि इस लड़की से, इस बच्ची से दोस्ती कैसे की जाए। अब जब इसे मौका लगा कि जब भी बच्ची अपने भाई को ट्यूशन छोड़कर अपने ट्यूशन, एक अलग ट्यूशन में जाती है, फिर वहां से निकलकर ये अपने भाई को लेने जाती है, तब उसी दौरान ये उसे रोक कर कई बार बातचीत करने की कोशिश करता है। ये उसे बहलाने फुसलाने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की बच्ची है, नादान है, वो इसके मंसूबों को नहीं समझ पाए। लेकिन कई बार उसने नजरअंदाज कर दिया। कई बार उस गली में कोई राहगीर गुजर रहा था तो उपेंद्र राम को लगा कि राहगीर को शक हो सकता है, इसलिए उस बच्ची से वो दूर चले जाता। लेकिन वारदात वाली रोज, ये हाल ही की बात है, 2 से 3 दिन ही हुए हैं इस पूरी वारदात को,
इसने इंतजार किया कि गली में कोई भी शख्स मौजूद ना हो। अब क्राइम सीन को जब पुलिस किस तरीके से कोर्ट के सामने पेश करेगी तो पता क्या लगा, जिस तरीके से वनिता ने बताया कि उस मेन अपराधी और साथ में 2 लोग और थे। तो जो 2 लोग थे उन्होंने क्या देखा कि जो अपराधी है वो उस गली के अंदर जा रहा है, जो लड़की है वो कुछ दूर या कुछ मिनटों पहले उस गली से गुजरी थी और कुछ ही देर के बाद वहां से आवाज आना शुरू हो जाती है कि लड़की यहां मरी हुई मिली है। तो उन दोनों को लगा कि गड़बड़ तो है, क्योंकि उस गली में दूसरी साइड से जाने का रास्ता नहीं, सिर्फ एक ही साइड से जाने का रास्ता था और वहां से सिर्फ गए थे 2 लोग, उसके सिवा कोई और नहीं गया था। और इसलिए उन 2 लोगों की जो गवाही है इस पूरे केस की जो दिशा थी उसे बदल दिया। अब जब उससे पूछा गया उपेंद्र राम से कि बताओ तुमने कहां पर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया, उसने कहा कि मैंने उस रोज लड़की का पीछा किया, देखा आसपास कोई मौजूद नहीं था, ठंड का वक्त था, 7 बजे के आसपास सब लोग अपने अपने घर पे दुबक कर बैठ जाते हैं, खिड़की दरवाजे सब बंद होते हैं। उसने उस लड़की का जो मुंह है पीछे से पकड़ा, उसे खेत में ले गया और खेत में उसने जोर जबरदस्ती की, उसे एक तरीके से यातना देने की कोशिश की। जो तमाम एक जो जानवर जो चीजें कर सकता है उसने वो सारी चीजें की। इसके बाद उसे लगा कि अगर ये लड़की जिंदा रहेगी, खेतों में सोचिए कि अगर ये लड़की जिंदा रहेगी तो इसकी तो पोल खुल जाएगी, इसकी समाज में इज्जत क्या रहेगी। और इसलिए उसने सोचा कि इसकी सांसों को रोकना बेहद जरूरी है। वो उसका गला तब तक दबाते रहा, वो हाथों से बच्ची उस रेपिस्ट को, उस हत्यारे को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इसके जो मजबूत हाथ थे इस रेपिस्ट के, इस हत्यारे के, वो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। आंखें बाहर आ गई, उसे लगा कि ये अभी भी मन नहीं रही है। उसके छाती को, उसके हाथ को, उसके मुंह को, उसकी पीठ को, हर जगह एक कुत्ते की तरह नोचता हुआ चला गया और एक किसी जानवर की तरह इसे सोचा कि अब बारी थी कि अब इसे ले जाकर ठिकाने लगाने की। अब ठिकाने कहां लगाएगा? ये खेत से उस लाश को बड़ी चतुराई से लेकर आता है। पूरी वारदात मैंने जो बताई, रेप और हत्या करने की, महज 15 मिनट के अंदर ही कर चुका था। उसके बाद ये उस लाश को लाकर नाली किनारे छोड़ देता है। शरीर नीला पड़ चुका था, जो हाथ पैर थे वो नीले पड़ चुके थे, शरीर पर अलग अलग जगह चोट के निशान थे, जो पीठ थी, क्योंकि लड़की ने अपने आप को बचाने की कोशिश की थी, घसीटते हुए लेकर आया था। यह नहीं कि उठा कर लाया, घसीटते हुए लेकर आया था। बच्ची के पीठ पर छिलने के निशान हो चुके थे, मानो किसी ने रगड़ दिया हो, किसी ने रौंदने की कोशिश की हो। और उस रेपिस्ट, उस हत्यारे उपेंद्र राम ने लाकर उसे नाली किनारे फेंका। उसके बाद उसने शुरू की एक ऐसी एक्टिंग जिसमें उसे लगा कि पुलिस से लेकर तमाम लोगों को चकमा दे सकता है और एक ऐसा परफेक्ट क्राइम कर सकता है जिस पर उस पर कभी भी कानून की आंच या पुलिस या जांच उस तक नहीं पहुंचेगी, क्योंकि वो पहला शख्स होगा जिसने चिल्ला चिल्लाकर पूरी दुनिया को बताया कि एक लड़की की लाश यहां मिली है, तो कोई उस पर शक क्यों करेगा। अब जब लड़की की बॉडी को अस्पताल लेके जाया गया तो डॉक्टर्स भी हैरान परेशान। पहली बार गांव से एक ऐसी लाश आई थी जिसे देखकर डॉक्टरों की रूह कांप गई। और उस हैवान दरिंदे के सोचिए उसके पास तर्क क्या था कि शादी नहीं हो रही थी और इस वजह से वो पागल हो चुका था। ऐसे दरिंदों को, ऐसे शैतानों को समाज में कतई बाहर रहने का जरा भी हक नहीं है। समाज में क्या, इस धरती में रहने का हक नहीं है, जो एक जानवर बन चुके हैं, एक ऐसे भेड़िए बन चुके हैं जिन्होंने इंसानी मखोटा ओढ़ रखा है और इन्हें लग रहा है कि बच सकते हैं। दिमाग भी तेज है और जो इनकी जो कार्यशैली है, शिकार कर रहे हैं, एक तरीके से लड़की का 1 महीने तक रेकी कर रहे हैं। सोचिए कितने ज्यादा शातिर हैं और इन्हें बचने का हर एक तरीका मालूम है, सबूत मिटाने का तरीका मालूम है। तो एक कोई छोटे मोटे क्रिमिनल नहीं कि पहला क्राइम किया है और इन्हें छोड़ देना चाहिए, नहीं, ये शातिर दिमाग की उपज है और इन्हें डर भय नाम की कोई चीज है ही नहीं। अगर कानून का डर होता तो ये 100 बार ऐसी चीज करने से पहले कतराता, करता भी नहीं। लेकिन यहां पे कानून का शायद उसे डर था नहीं, उसे पता था कि बिहार पुलिस शायद से वो बच जाएगा क्योंकि इसकी प्लानिंग अच्छी थी। लेकिन बिहार पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए अरेस्ट तो जरूर किया, लेकिन तमाम सवाल छोड़ के गया है ये रेपिस्ट की किस तरीके से जो बच्चियां, 12 साल की जो बच्चियां जो ट्यूशन जाती हैं, आस पड़ोस पर रहने वाले लोगों की गंदी नजर उन पर होती है। ऐसे में किस पर एक बच्ची भरोसा करे? उसने अभी तक पूरी दुनिया देखी भी नहीं थी। एक आने वाले वक्त में उज्जवल उसका भविष्य हो सकता था, लेकिन उसका गला घोटने का काम किया इस शख्स ने।
फिलहाल के लिए आरोपी जेल के सलाखों के पीछे बैठा है और इंतजार कर रहा है कि कई सालों तक जो हमारी जो कानून व्यवस्था है उसमें कई सारे दांव पेच होते हैं, कब तक वो जेल में जिंदा ही रहेगा। कोई उसका कुछ बिगाड़ थोड़ी सकता है, उसने तो एक जान ले ली है, रेप भी कर दिया है, कोई उसका और क्या बिगाड़ेगा। और सालों तक वो जेल की सलाखों के पीछे बैठा रहेगा, जेल की रोटी तोड़ेगा, हमारे टैक्स दिए हुए पैसे से खाना खाएगा, ऐश करेगा। जेल में जो मच्छर मारने के अलावा उसके सिवा और कोई काम नहीं होगा। तो ऐसे शख्स को, ऐसे लोगों को हमारे समाज में एक मिनट भी रहने का हक नहीं है। तब तक देखते रहिए, आज की कहानी में इतना है, लेकिन देखते रहिए डिकोडिंग क्राइम मंडे टू फ्राइडे शाम 7:30 बजे। अगर आपके पास भी कुछ ऐसी कहानियां हैं, जो इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज है, जो आप चाहते हैं कि हम लोगों के साथ साझा करें, तो जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि ऐसी कौन सी स्टोरीज आप सुनना पसंद करेंगे। देखते रहिए डिकोडिंग क्राइम, ओनली ऑन क्राइम तक।